अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद फुलहरी। और आज की जो वीडियो ये स्पेशली F2R वीज़ा जो चेंज हो रहा है कोरिया में, उसके हवाले से आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और F2R वीज़ा जो है वो एक गुड चांस है लोगों के लिए जो है वो अपना कोरिया में परमानेंट जो है वो रेजिडेंट हासिल करने के लिए या लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वो हासिल करने के लिए। तो इसमें जो है वो F2R की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके अलावा जो F2R वीज़ा है वो कौन कौन से वीज़ा वाले जो है वो F2R वीज़ा में जो है वो अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उसके अलावा F2R से अगर आप F5 में चेंज करवाना चाहें तो उसमें जो है वो कितने अरसे के बाद जो है वो आप F2R के बाद जो है वो F5 में चेंज करवा सकते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी आपकी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत सारे लड़के जो है वो F2R वीज़ा चेंज करने के हवाले से पूछ रहे हैं और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि E7 वीज़ा अच्छा रहेगा या F2R वीज़ा अच्छा रहेगा या F99 वीज़ा अच्छा रहेगा। तो आज जो है वो है सिर्फ F2R वीज़ा की रिक्वायरमेंट और F2R से F5 जो वीज़ा कैसे चेंज होगा उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी उसके हवाले से जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो F2R वीज़ा में और F299 वीज़ा में क्या फ़र्क है और क्या सेम चीज़ें हैं वो बयान की जाएंगी। और साथ में E7 वीज़े के हवाले से भी जो है वो आप लोगों को यानी कि इन तीनों वीज़ों में जो फ़र्क है वो बयान किया जाएगा F2R में, F299 में और E7 में। तो सबसे पहले F2R जो वीज़ा है ये स्पेशली उन इलाकों में इशू किया जा रहा है जहाँ पे जिन इलाकों में जो है वो आबादी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये मखसूस इलाके हैं, तो उन्हीं इलाकों में जो है वो वीज़ा जो है वो F2R इशू किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो वीज़े बता देता हूँ कि कौन कौन से वीज़ा वाले जो है वो F2R वीज़ा में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो E9 जो है वो लोग भी जो है वो F2R वीज़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन E9 F2R वीज़ा जो है वो चेंज करना चाहें E9 वाले तो वो मुख्तलिफ इलाके हैं जिन्हों में जो है वो अभी तक 4 सूबे हैं जिन्हों में F2R वीज़ा चेंज कर सकते हैं E9 वाले या G1 वाले। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो हर इलाके में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन E9 G1 वाले या E74 वाले वीज़ा कैटेगरी वाले ये तीन वीज़े मखसूस इलाकों में ही अप्लाई कर सकते हैं। E9 वाले जो है वो छल्ला नमदो में, छल्ला बुक्तो में और ख्योंगसांग बुक्तो में और उसके बाद छुंगछंग नामदो में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो जो जो इलाके गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं उन सब में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। G1 वीज़ा वाले भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो सियासी पनाह पे होते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है G1 वीज़ा के हवाले से कि G1 वीज़ा वाले कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास G1 वीज़ा का कार्ड है और वो किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करके जो है वो जॉब कर रहे हों। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका हो, यानी कि ज़ाहिर है आपको इनकम जो है वो 1 साल की चाहिए। तो 2022 में जो है वो आपकी कम से कम जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से जो है वो 3 करोड़ वन चाहिए होगी। तो अगर आपने G1 वीज़ा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ तो फिर तो आपका जो टैक्स ऑफिस से जो है वो पेपर निकलेगा सो देखो सो तो वो आपका जो है वो नहीं निकल सकेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे कंपनी में। अगर आपने जस्ट वैसे ही G1 पे काम कर रहे हैं तो वो काउंट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी में होना लाजमी है। ये G1 वीज़ा के हवाले से थोड़ी सी एडवांस में इंफॉर्मेशन थी। बाकी E9 वाले और E74 वाले तो ऑलरेडी कंपनियों में जो है वो काम कर रहे होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये लोग जो है वो इजीली अपनी इनकम जो है वो शो करवा सकते हैं। बाकी जी ये वीज़ा मैंने बता दिया है D2 D10 E74, उसके बाद E9 G1 और F4 वीज़ा वाले भी जो है वो F2R वीज़ा में चेंज कर सकते हैं। F2R वीज़ा चेंज करने के लिए जो बेसिक पहली रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप को जो है वो सबसे पहले जो है वो आपके पास कोरियन ज़ुबान के जो है वो 3 लेवल पास होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे 2 लेवल हैं, अगर तीसरे लेवल में क्लास कर रहे हैं तो फिर भी जो है वो अप्लाई कर सकेंगे क्या? तो नहीं, जिन लोगों के पास 3 लेवल बिल्कुल क्लियर हैं वो ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और
या फिर पीएचडी की जो भी आपकी मास्टर डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप E74 वीज़ा पे, G1 पे या E9 पे हैं तो फिर आपके पास जो है वो इनकम होनी चाहिए। इनकम जो है वो आपकी कम से कम जो है वो 3 करोड़ वन जो है वो होनी चाहिए। 2 करोड़ 90 लाख वन से लेकर 3 करोड़ के दरमियान जो है वो आपकी इनकम होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए साथ में यूनिवर्सिटी की जो छुच्छन है वो भी यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगी। और बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये मेन दो ही हैं। उसके अलावा जो है वो आपको उस इलाके में जाकर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। अभी कुछ इलाके ऐसे हैं कि लड़के ख्योंगी दो में भी हैं, लेकिन उन इलाकों में जो है वो खोइंग ट्यूशन से अप्लाई कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ इलाके हैं, वो हर इलाके में कॉल करके पता करना पड़ता है जी आपके इलाके में क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है। हर इलाका वाइज जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं जी नहीं, पहले आप हमारे एरिया में रजिस्टर्ड हूँ, यानी कि आपका एड्रेस यहाँ का होना चाहिए और यहाँ पे आपका किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो उसके बाद ही जो है वो वीज़ा चेंज होगा। बहुत सारे वकालात वकील वगैरह जो हैं वो ये वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं, पैसे वगैरह ले रहे हैं। तो उसके थ्रू भी, अगर उन लोगों के थ्रू भी अगर आप करवाना चाहें तो उन लोगों के थ्रू भी करवा सकते हैं। आप लोगों को फैक्ट्री भी ढूंढ के देते हैं। अगर आप खुद फैक्ट्री नहीं ढूंढ सकते तो उनकी जो है वो हेल्प भी ले सकते हैं। तो जो अदारा है, जिस अदारे में आपने जो है वो वीज़ा अप्लाई करना है, गुनछोंग में, चिचोंग में जो भी अदारे हैं, वो लोग भी आपको जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ का जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये मेन रिक्वायरमेंट्स थी कि आप लोगों के जो 3 लेवल हैं वो क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। ग्रेजुएशन की डिग्री कोरिया में जो है वो की हुई हो उसने, और उसके बाद या मास्टर डिग्री उसके हाई, और उसकी खोइंग नहीं, सॉरी, छुछनसो जो है यूनिवर्सिटी की वो होना लाजमी है। और दूसरे वीज़ा के लिए जो है वो इनकम अगर प्रूफ करनी है आपने, तो इनकम जो है वो आपकी 2022 की लगेगी। तो 2022 की जो आपकी इनकम है उसकी जो है वो प्रूफ करना लाजमी है कि वो 2 करोड़ 90 लाख वन से या 3 करोड़ से ज़्यादा है। तो वो आप जैसे प्रूफ कर देंगे तो ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद जब आपने अप्लाई करना है तो वहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो एक्स्ट्रा जो है वो आप लोगों को वहाँ से बता दिए जाएंगे कि आपने फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने हैं। तो उसके बाद ही जो है वो आप लोगों की वहाँ से उस अदारे से जो है वो फमूबू से आपको जो है वो फमूबू से खोइंग चुचनसो फलगुपोगी यानी कि इशू की जाएगी। वो चुचनसो लेकर और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के रिलेटेड, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, रिहाइश के पेपर वगैरह, वो सारे जिस तरह E9 या E74 वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के लगते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने जो है वो इमिग्रेशन जाना होता है। वहाँ से जो है वो आपका F2R वीज़ा जो है वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो लगा के दे देते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको खोइंग चुचनसो मिलती है। बाकी अभी F2R से F5 जो वीज़ा है वो किस तरह चेंज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स के उनके लिए GNI-1 रिक्वायर होगी, और जो E7 से या E9 से या फिर G1 से जो है वो F2R वीज़ा पे जाएंगे उनके लिए GNI डबल चाहिए होगी। तो बहुत सारे लड़के ये समझ रहे हैं जी अगर हम F2R वीज़ा पे जाएंगे E9 से या E74 से या G1 से, तो हमें जो है वो GNI-1 रिक्वायर होगी। ऐसा नहीं है, GNI-2 रिक्वायर होगी। GNI-1 सिर्फ उन लोगों के लिए रिक्वायर होगी जिन्होंने कोरिया में जो है वो मास्टर डिग्री की हुई, यानी कि कोरिया से क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई हो। तो वो लोग जो है वो F5-10 वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं। और जो E9 से F2-7 से या फिर E74 से वीज़ा अप्लाई करते हैं वो F5-16 वीज़ा होता है, तो उसके लिए डबल GNI की ज़रूरत होती है। तो जो लोग वकील के थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, मेरे जानने वाले वकील भी हैं, वो 35 लाख वन जो है वो ले रहे हैं। 25 लाख वन आपका वीज़ा प्रोसेस फ़ीस ले रहे हैं, और 10 लाख वन जो है वो कंपनी का ढूंढ के देने में जो हेल्प करते हैं उसके लिए, यानी कि टोटल उनकी जो फ़ीस है वो 35 लाख वन। अगर कोई वकील करना चाहे तो वकील के थ्रू प्रोसेस करवाना चाहे तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, मैं इंशाल्लाह जो है वो आपका उनसे रब्ता करवा दूंगा। मेरा जो नंबर है 0106557631 तो आप मुझे इस पे जो है वो कॉल या SMS कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो उस वकील से जो है वो लिंक करवा दूंगा, तो आप खुद डायरेक्टली फिर उनसे जो है वो बात कर सकते हैं।
बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को F2R वीज़ा की जो है वो सारी डिटेल की समझ आ चुकी होगी। इसमें ज़्यादातर दो ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लड़के ये भी सोचते हैं जी, हमें अगर मालिक E9 पे फैक्स ना दे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो आपकी फैक्स के बगैर भी हो जाएगी, यानी कि आप जो है वो ट्रेनिंग जो करेंगे 15 दिन की, वो तो आपको कंपनी के में काम करने के दौरान करना पड़ेगी, छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। तो वो अगर मालिक इजीली दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो फिर आपको फैक्स लेना पड़ेगी। और उसके बाद कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जिन इलाकों में जो है वो आपको फैक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपका डायरेक्ट जो है वो E9 से F2R वीज़ा जब चेंज हो जाता है तो आप उस कंपनी को, E9 वाली को जो है वो छोड़ के F2R जिस कंपनी में आपने किया किया होता है उस कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ हर इलाके की जो है रिक्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ है। उम्मीद है कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो लोग पूछते हैं कि F299 वीज़ा अच्छा है या E7 या F2R, तो उनके लिए जो है वो मैं अलहदा से नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस प्रोसेस पे बनाऊंगा कि कौन सा वीज़ा इन तीनों में से अच्छा है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें। अल्लाह हाफिज़।